अभी सर अब देख रहे हैं सर जी। हाँ, तो ये प्रोडक्ट मैनुअल है IS 9873, जो कि डिफरेंट पार्ट्स और मतलब इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक दोनों टाइप के टॉयज का प्रोडक्ट मैनुअल है। ये BIS की वेबसाइट में जब आप जाते हैं तो बीच में एक जगह पर आता है प्रोडक्ट मैनुअल्स। जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और IS नंबर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको वहाँ पर डायरेक्ट दिख जाएगा। इसके अलावा मैंने मेल भी कर दिया है शाह साहब को, अगर किसी को चाहिए होगा, या BIS से अगर कहीं पर नॉर्मली नहीं मिलती, आप सर्च कर पा रहे हैं तो BIS में फ़ोन करके या वैसे भी आप वो कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो सारे स्टैंडर्ड्स कवर हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है कि रॉ मटेरियल्स जो भी आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, टॉयज बनाने के लिए, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सभी मटेरियल क्लीन होंगे, फ्री फ्रॉम इन्फेस्टेशन, किसी तरह का इन्फेस्टेशन उसके ऊपर नहीं होगा। कोई शार्प एजेज अगर टॉयज हैं तो उस शार्प एजेज वगैरह नहीं होंगे, और ये नॉर्मल आइज में विजिबल होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि आखिरकार सैंपल कितना लगता है। नॉर्मल टेस्टिंग में सामान्य टॉयज, जो बड़े टॉयज होते हैं, 2 पीस लगते हैं, और अगर बहुत छोटे साइज के टॉयज होते हैं तो 20 पीस लगते हैं, जिससे कंप्लीट टेस्टिंग हो जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक टॉयज हो या नॉन इलेक्ट्रिक टॉयज हो। जो BIS लाइसेंस देगा उसमें किस टाइप से देगा, टाइप, इलेक्ट्रिक, नॉन इलेक्ट्रिक, फिर डिस्क्रिप्शन, रेटल, रिंग, कैटेगरी, टॉयज अगर इलेक्ट्रिकल है तो ट्रांसफार्मर वाला है या बैटरी का है, या अगर नॉन इलेक्ट्रिकल है तो सेंसरी मीटर एक्टिविटीज, एज ग्रुप, इसके हिसाब से रहेगा। फिर सब कैटेगरीज कौन सी हैं वो मैं आगे बताऊंगा, मॉडल्स कौन कौन से हैं वो रहेंगे, सीरियल नंबर वगैरह अगर कुछ आप दिए हैं अपने डिजाइन के हिसाब से तो वो रहेगा। तो ये लाइसेंस के स्कोप में रहेगा। अब ये सैम्पलिंग गाइडलाइंस हैं, शुरू में कुछ चीज़ें मैंने बता दी थी, इसमें ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। सबसे पहले क्या करना है कि टॉय जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको, जो हमारी इसकी अपेंडिक्स 1 है, उसके हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट क्लासिफाई करना है। मैं उस पर आपको दिखाता हूँ। ये अपेंडिक्स 1 है। इसके हिसाब से जो पहला कैटेगरी ए है, टोटल 7 कैटेगरीज में आइडेंटिफाई किया गया स्टैंडर्ड्स को। कैटेगरी ए में 32 सब कैटेगरीज हैं, जो टॉयज फॉर सेंसरी मीटर एक्टिविटीज, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से। ये जो छोटे बच्चों के टॉयज होते हैं 0 मंथ्स, 4 मंथ्स, फिर ये मोबाइल विथ साउंड, एक्टिविटी प्लेग्राउंड, स्क्वीज टॉय, बाथ टॉय, जो भी अलग अलग टाइप के टॉयज हैं ये आपके आएंगे कैटेगरी ए में, और ये आपके 9873 पार्ट 1 में मेन स्टैंडर्ड में कवर होंगे। फिर जो दूसरी कैटेगरी है, टॉयज फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, पेडल व्हीकल्स, चाइल्ड साइज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, टॉय बाइसिकल्स, ये दूसरा कैटेगरी है। इसमें भी अंदर सब कैटेगरीज हैं अलग अलग। तो आपको सबसे पहले जब BIS में अप्लाई करते हैं तो जब IS नंबर सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सी वेराइटीज चाहिए, क्या क्या वेराइटीज आपको अपने स्कोप में लेना है, या कौन कौन से टाइप के टॉयज मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये जो अपेंडिक्स 1 है प्रोडक्ट मैनुअल का, आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी है, और उसके बाद कौन सा फर्दर सब कैटेगरी है। तो ये 7 कैटेगरीज में है। टॉय इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के लिए टॉयज हैं कैटेगरी सी में। फिर टॉयज
जो सब कैटेगरी है डी, टॉयज दैट रिप्रोड्यूस दी टेक्निकल वर्ड, जिसमें आपके वाकी टाकी या ऑडियो इक्विपमेंट रियल फंक्शन वाले होते हैं, छोटे छोटे होम अप्लायंसेज होते हैं जो टॉयज की कैटेगरी में आते हैं, वो सारे कैटेगरी डी में हैं। फिर कैटेगरी ई है जो टॉयज फॉर डेवलपमेंट एंड फीलिंग्स ऑफ एम्पैथी, यानी डॉल्स और ये सारी चीज़ें, टेबल वेयर्स और आर्टिकुलेटेड फिगर्स, ये सारे कॉस्ट्यूम्स, ये इस कैटेगरी में आते हैं। फिर कैटेगरी एफ है जिसमें टॉयज फॉर क्रिएटिव एक्टिविटीज़, पैटर्न और वो इंजीनियर या जो छोटी छोटी पजल्स वगैरह के लिए होते हैं, ये कैटेगरी एफ में आते हैं। फिर कैटेगरी जी है स्पेशल रिलेशनशिप, जिसमें कार्ड गेम्स हैं, फैमिली गेम्स हैं, कोऑपरेटिव गेम्स हैं। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो सभी कैटेगरीज के टॉयज इन दो स्टैंडर्ड के भीतर कवर होते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दोनों इंडियन स्टैंडर्ड हैं ISO के आइडेंटिकल हैं, यानी कि आपको अगर आपने ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कंप्लाई कर लिया तो मोर आर लेस आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्रीज को सेम सर्टिफिकेशन के बेसिस पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि क्योंकि हमने पूरी तरह ISO का जो स्टैंडर्ड है उसी को अडॉप्ट किया गया है। ये सैम्पलिंग का था कि आपको कैसे कैसे सैम्पलिंग करनी है। एक बार आपने वहाँ से क्लासिफिकेशन कर लिया तो हर सीरीज में से एक एक सैंपल, मतलब एक एक वेराइटी का सैंपल ड्रा किया जाएगा टेस्टिंग के लिए। उसके बाद गाइडेंस के लिए सभी तरह के टॉयज के लिए टेस्ट इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए, किस टाइप के चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको यहाँ पर एनेक्स बी जो प्रोडक्ट मैनुअल का है, लिस्ट ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट, मतलब एग्जॉस्टिव तो नहीं कह सकते लेकिन मैक्सिमम टेस्ट इक्विपमेंट इसमें, क्योंकि जो टॉयज हैं उनमें वेराइटीज इतनी ज़्यादा हैं कि सारे इक्विपमेंट लिखना पॉसिबल नहीं है। फिर भी जो मैक्सिमम इक्विपमेंट हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं कि कौन कौन से टेस्ट के लिए आपको किस टाइप का इक्विपमेंट लेना है। ये सारा सभी इक्विपमेंट का लिस्ट है। इनमें से जो भी टेस्ट आपके लिए अप्लीकेबल होगा, सिर्फ ये लिस्ट सभी तरह के लिए अलग अलग टॉयज के लिए है, क्योंकि आप नॉर्मली एक या दो या तीन कैटेगरी के टॉयज एक मैन्युफैक्चरर बनाता है तो उसकी जो ओवरऑल लिस्ट होगी वो काफ़ी लिमिटेड होगी, 8 या 10 इक्विपमेंट या 12 इक्विपमेंट ही लगेंगे और बाकी अलग अलग कैटेगरीज के लिए हैं। ये पूरी कंप्लीट एग्जॉस्टिव मतलब लिस्ट है टेस्ट इक्विपमेंट का। फिर जो मैंने बताया था स्कीम ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, ये आपको जब लाइसेंस मिल जाता है तो आपको फॉलो करना होता है और इसमें फिर अलग अलग टेस्ट के लिए किस फ्रीक्वेंसी में आपको करना है वो दिया गया है। तो जो जनरल टेस्ट हैं जो आपके पास इन हाउस टेस्ट फैसिलिटी रहती हैं वो ईच कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट क्या डिफाइन किया गया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्कीम, ये है कंट्रोल यूनिट, एंटायर क्वांटिटी ऑफ टॉयज ऑफ द सेम टाइप एंड सीरीज प्रोड्यूस्ड अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ मैन्युफैक्चर सेल कॉन्स्टिट्यूट ए कंट्रोल यूनिट। यानी एक लगातार जो आप प्रोडक्शन लेते हैं एक ही टाइप के टॉयज का, एक ही टाइप के रॉ मटेरियल से, वो एक कंट्रोल यूनिट आपका हो जाता है और उसी के हिसाब से आपको मैक्सिमम जो टेस्ट हैं जो कि आपकी इन हाउस होते हैं वो ईच कंट्रोल यूनिट है। इसके बाद जो टेस्ट आपको बाहर से कराने हैं वो ये है आपका पहला जो पार्ट 2 का है फ्लेमेबिलिटी टेस्ट। आप इन हाउस टेस्ट फैसिलिटी जरूरी नहीं है इसके लिए रखना, इसको वंस इन 3 मंथ्स, 3 महीने में एक बार कराना है। फिर ये कुछ स्पेशल कैटेगरीज के जो टॉयज हैं जिसमें ये भी वंस इन 3 मंथ्स ही है। फिर पार्ट 2 यानी जो भी है फ्लेमेबिलिटी टेस्ट वंस इन 3 मंथ्स है। फिर
अगला है पार्ट 3 जो माइग्रेशन टेस्ट है, क्योंकि इसका जो टेस्ट इक्विपमेंट है वो काफ़ी कॉस्टली आता है और टेस्टिंग चार्जेस भी थोड़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये वाला टेस्ट फ्रीक्वेंसी साल में एक बार, अगर आप रॉ मटेरियल का सप्लायर चेंज नहीं करते हैं, सेम टाइप का रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो साल में एक बार ही कराना है। अगर आपका सप्लायर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे, उस केस में आपको फिर दोबारा कराना पड़ेगा। तो ये जो SIT है, इसमें लगभग सभी तरह के टेस्ट का फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, ताकि आपको ये भी जो भी फ्रीक्वेंसी ईच कंट्रोल यूनिट से यानी या 1 महीने से ऊपर का है, वो सभी टेस्ट आप आउटसोर्स कर सकते हैं, यानी कि BIS अप्रूव्ड लैब से करा सकते हैं। BIS अप्रूव्ड लैब की लिस्ट BIS की वेबसाइट में IS वाइज लैब की लिस्ट दी हुई है, और आप वहाँ से चेक करके देख सकते हैं कि जो आपको नियरेस्ट लैब हो आप वहाँ से करा सकें। तो ये बेसिक जो BIS का सर्टिफिकेशन प्रोसीजर है वो है। इसमें क्या इक्विपमेंट लगते हैं वो भी इस प्रोडक्ट मैनुअल में दिया गया है, और इसके बाद जो जहाँ तक टेक्निकल इंडिविजुअल कंटेंट डिस्कस करने का है, ये स्टैंडर्ड काफ़ी बड़ा है, करीब 150 पेज के आसपास का मेन स्टैंडर्ड है, और उसमें से पर्टिकुलर जो टेस्ट हैं वो अलग अलग कैटेगरी के टॉयज के लिए अप्लीकेबल होता है। उसमें जो हमारे टेक्निकल ऑफिसर हैं, जब भी आप अप्लाई करेंगे, अगर आप उससे पहले BIS के ऑफिस में आते हैं, आपको जानकारी मतलब अपने टेक्निकल पर्सन को साथ लेकर के और प्रोडक्ट को लेकर के, तो फिर यहाँ पर भी आइडेंटिफाई हो सकता है कि कौन कौन से टेस्ट आपके प्रोडक्ट के लिए अप्लीकेबल हैं। आपको साथ में ये भी बता दूं कि BIS के गुजरात में 2 ऑफिस हैं, एक अहमदाबाद में और एक राजकोट में। नॉर्थ और साउथ गुजरात के जो 21 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अहमदाबाद से कवर होते हैं, यानी पालनपुर से लेकर के वलसाड वापी तक वाली जो पूरी बेल्ट है ये पूरी अहमदाबाद से होती है, और सौराष्ट्र और कच्छ के 12 डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्र नगर को मिला करके राजकोट में कवर होते हैं। तो दोनों के एड्रेस BIS की वेबसाइट में भी अवेलेबल है, और आप गूगल सर्च में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल हैं, और सभी कॉन्टेक्ट नंबर्स भी हम लोगों के अवेलेबल रहेंगे। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स को जो भी टेक्निकल क्वेरी हो, जब वो अप्लाई करने की स्थिति में हो या इवन स्टार्ट करना है, तैयारी करना है, तो वो कार्यालय में आकर के मिल सकता है, हमारे ऑफिसर्स से बात कर सकता है। इसके अलावा जैसा कि रजनीश सर ने बताया कि मोरबी में एक क्लस्टर है और वहाँ के सभी लोगों को एक अलग प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, तो MSME जब भी अगर कोई ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, या भी हम लोग और MSME दोनों मिल करके भी दोनों मोरबी के लिए या और जो भी क्लस्टर, अगर जो मैं वो पढ़ रहा था MSME इसका DIPP का एक आर्टिकल, उसमें दिया हुआ था कि कुछ टॉयज का क्लस्टर कच्छ में भी है, तो सभी जगह पर अलग अलग लोकलाइज्ड भी इसी तरह के प्रोग्राम किए जा सकते हैं, वेबिनार किए जा सकते हैं, या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल होने पर होटल्स वगैरह में भी, या किसी भी कॉन्फ्रेंस हॉल में, या जो एसोसिएशन है उनके हॉल्स हैं वहाँ पर भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। तो मैं अब मेरा जो टेक्निकल प्रेजेंटेशन था यही था। अब आप क्वेश्चन आंसर के लिए मैं सभी को मतलब जिसके अगर कुछ क्वेरीज हैं, जनरल क्वेरीज, उनके आंसर हम लोग यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। इंडिविजुअल टेक्निकल डिस्कशंस के लिए आपको मतलब अलग से बात करनी पड़ेगी, कभी भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।